तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा। अति आपको सेल्फ यानी स्वयं करना होगा लघु और दीर्घ के माध्यम से। तो इस खंड में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने क्वेश्चन को कवर कराएंगे। और एक क्वेश्चन जो है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का एक क्वेश्चन 5 या 7 नंबर का रहता है। वहीं दीर्घ का जो प्रश्न है वह 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। और दीर्घ में कितने 450 शब्दों में करना होता है और लघु में 225 या 250 शब्दों के अंदर प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला परिभाषा है हमारा, पहला क्वेश्चन है समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपके पेपर का ही नाम है, तो आपके पेपर का नाम ही है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल ऑफ सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ऑफ सोशल बिहेवियर। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा। तो सामाजिक मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह परिभाषाओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित यानी वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग उसकी परिभाषा है। तो चलिए हम 2-4 बताते हैं, बाकी आपको पढ़ना है। इसमें उत्तर भी है। तो पहला है किम्बाल यंग के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों का उनके एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया में तथा उनके विचारों, भावनाओं, संवेगों, आदतों पर इस प्रतिक्रिया के प्रभावों के प्रसंग में अध्ययन है। तो अच्छा, इसको तैयार कर लीजिए, यह एग्जाम में आ भी सकता है। दूसरा है हमारा F.H. आलपोर्ट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्तियों के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जिसे वे दूसरे व्यक्तियों तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। इस परिभाषा में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक परिस्थितियों को विशेष महत्व दिया गया है। तो आगे यहाँ तीसरा, चौथा और पांचवा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर उसका निष्कर्ष दिया है, उपयुक्त परिभाषाओं में समाज के साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया को महत्व दिया गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार इसके अंतर्गत व्यक्ति का सामाजिक स्थिति के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति में एक दूसरे के संपर्क में रहता है, एक दूसरे से प्रभावित होता है, अतः सामाजिक मनोविज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसे समाज के संदर्भ में व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, या तो समाज मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पहला सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसमें भी विभिन्न वैज्ञानिकों के मत अनुसार इसका क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज का समावेश होता है। समाज व्यक्तियों के योग बना है, उनमें पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती हैं, अतः सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में संपूर्ण समाज अध्ययन करता है। तो यह प्रश्न तैयार करिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो कार्टज सेंक के अनुसार मनुष्य अपने साथियों के साथ संबंधों पर आधारित वह सामाजिक जगत ही समाज मनोविज्ञान के लिए विषय वस्तु प्रदान करता है। तो पहला हमारा आता है यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंध की व्याख्या। दूसरा है बाल का समाजीकरण, संस्कृति तथा व्यक्तित्व। तीसरा है व्यक्तित्व तथा सामूहिक भेद। चौथा मनोवृत्ति तथा मत, सामाजिक अंतःक्रिया। छठवां सामाजिक व्यक्ति। सातवां राजनीति, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रयोग विधि क्या है। तो प्रयोग विधि का यहाँ पर अर्थ हेडिंग डालना है। उसके बाद प्रयोग विधि क्या है, मनोविज्ञान तथा समाज मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए प्रयोग विधि को अधिकतम अपनाया जाता है, यानी कि ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर आप देख लीजिए, इतना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निरीक्षण विधि के मुख्य तत्व क्या है, या परीक्षण विधि को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या निरीक्षण विधि तथा परीक्षण विधि में अंतर को बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है निरीक्षण विधि, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करिएगा जरूर। तो यहाँ पर निरीक्षण विधि के मुख्य
तत्व हैं। तो पहला तत्व व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, दूसरा है निरीक्षित व्यवहार को नोट करना, तीसरा है निरीक्षित व्यवहार की व्याख्या तथा विश्लेषण करना, चौथा है हमारा सामान्यीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साक्षात्कार विधि का महत्व बताइए। तो साक्षात्कार प्रविधि या साक्षात्कार विधि भी होता है, तो साक्षात्कार प्रविधि का महत्व बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है, तो पहला है इसका महत्व क्या है, विश्वसनीय सूचना होना चाहिए। पहला है हमारा हेडिंग विश्वसनीय सूचना, दूसरा है गहन सूचनादायक, तीसरा है विस्तृत सूचना, चौथा है पूर्ण सूचना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्नावली का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करिए। समान शब्दों में कहा जा सकता है प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक सूची अथवा प्रश्नों की एक तालिका अथवा समूह होती है। ठीक है, तो वोगार्ड्स की परिभाषा, वोगार्ड्स ने प्रश्नावली की एक अत्यंत सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके शब्दों में प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो बहुत से व्यक्तियों द्वारा उत्तर देने के लिए बनाई जाती है। लुंडबर्ग की परिभाषा के अनुसार, लुंडबर्ग ने प्रश्नावली की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिससे शिक्षित व्यक्तियों के सामने उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है पोप की परिभाषा। पोप ने प्रश्नावली की परिभाषा सरल शब्दों में प्रस्तुत की है। उनके अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों का वह समूह है जिनके उत्तर सूचनादाता अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के बिना देता है। अब यहाँ पर प्रश्नावली की विशेषताएं बताई गई हैं, देख सकते हैं, तो इसको लिखिएगा जरूर। प्रश्नावली की 6 विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्षेपण विधि की विवेचना कीजिए। तो प्रक्षेपण विधि सोरसा परीक्षा। ठीक है, प्रक्षेपण विधि में पहला आता है हमारा सोरसा परीक्षा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रक्षेपण विधि की विवेचना कीजिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक करिएगा, यानी इसको तैयार कीजिएगा अच्छे से। सोरसा परीक्षा, सोरसा स्याही धब्बा वाला भी तैयार करिएगा। सोरसा परीक्षा, दूसरा है थेमेटिक ए परसेप्शन परीक्षा, तीसरा है साइमंडस चित्र कहानी परीक्षा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रत्यक्षीकरण के अर्थ एवं परिभाषाओं की विवेचना कीजिए। तो पहला हमारा है मैकडूगल की परिभाषा, दूसरा है स्टेगनर की परिभाषा। प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो पहला हमारा है मैकडूगल की परिभाषा, दूसरा है स्टेगनर की परिभाषा। तो यहाँ तो दो वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो दोनों को लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दीजिए। तो सिकोट तथा बेकमैन की परिभाषा, सिकोट तथा बेकमैन ने सामाजिक प्रत्यक्षीकरण की एक व्यवस्थित परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके शब्दों में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में दो क्या हैं, 2 प्रकरण हैं। कौन कौन से? प्रथम अनुभवात्मक प्रक्रिया पर व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के प्रभाव तथा द्वितीयक सामाजिक तत्वों व वस्तुओं के संबंधों में प्रत्यक्षात्मक, ज्ञानात्मक और अनुभवों का अध्ययन सीमित है। और यहाँ पर दूसरा है आलपोर्ट की परिभाषा, तो इसको आप पढ़िएगा। नीचे बढ़ते हैं हम। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। तो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है। तो पहला कारक हमारा क्या है, सामाजिक अंतक्रिया की प्रकृति, दूसरा है प्रत्यक्षीकरणकर्ता की क्षमता, तीसरा है समाज में अन्य व्यक्तियों की विशेषताएं, चौथा है हमारा व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, पांचवा है विभिन्न आवश्यकताएं, छठवां है हमारा सामाजिक सहमति, सातवां है मूल्य व्यवस्था। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील और प्रत्यक्षीकरण में संबंध या अंतर को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में संबंध यहाँ पर आता है। तो शिशु जैसे ही संचार में आता है वैसे ही उसकी ज्ञानेंद्रियां विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आती है। वह आवाज़ सुनता है, वस्तुओं को स्पर्श करता है, पेय पदार्थ जैसे दूध आदि का रसास्वादन करता है। वह केवल जानता है कि कुछ वस्तुएं उसके चारों तरफ। छोटे बच्चे का इस प्रकार का ज्ञान संवेदनशील या निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है।
तो इसके आगे का जो है आप पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है। और हमारा देखिए नीचे प्रश्न आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो संवेदना एक तरफ हेडिंग डालेंगे, एक तरफ प्रत्यक्षीकरण, बीच में खड़ी पाई देंगे। यह यानी परिचय ज्ञान वस्तुतः विषय का ज्ञान होता है। अनुभावक मानसिक क्रिया, इसमें क्या होता है, अनुभव स्मरणात्मक मानसिक क्रिया होती है। और संवेदना में गुण और वस्तु की प्रवृत्ति होती है। और प्रत्यक्षीकरण में वस्तु गुण का ज्ञान होता है। और संवेदना में मन निस्तांत क्रिया होती है। और प्रत्यक्षीकरण में नितांत सक्रिय होता है। संवेदना में पिछले अनुभव से संबंध रहित ज्ञान होता है। और प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण के मुख्य निर्धारक कौन कौन से हैं समझाइए, या प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसकी उत्तर दिया है, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर इस प्रत्यक्षीकरण में अनेक निर्धारकों का समावेश होता है, जिसमें मुख्य है। तो प्रत्यक्षीकरण में अनेक निर्धारकों का समावेश होता है। तो पहला क्या हमारा ज्ञानेंद्रियों का समावेश होता है। दूसरा मस्तिष्क की क्रियाशीलता का समावेश होता है। तीसरा पूर्व अनुभव का समावेश होता है। और चौथा है हमारा क्या है, मानस वृत्ति का। अब चलिए हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न को बताते हैं। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि इसमें आपको 3 या 2 प्रश्न करने होते हैं, जो कि 20 नंबर का या 10 नंबर का, 15 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न हमारा दीर्घ में पहला प्रश्न हमारा है, तो देख सकते हैं पहला प्रश्न, समाज मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास का सामाजिक विज्ञान के रूप में वर्णन कीजिए। तो एक तरफ सामाजिक हेडिंग डालेंगे, समाज मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि या समाज मनोविज्ञान डालेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसे डालेंगे। तो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सामाजिक मनोविज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक औद्योगिक काल तक मनुष्य किसी न किसी रूप में या किसी न किसी संगठनों का सृजन करता आया है। अब इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लेटो ने काफ़ी मत दिया है। अरस्तु और प्लेटो के विचार समर्थक नहीं थे। यहाँ पर रूसो ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा है। यहाँ पर हाब्स ने भी कहा है, काम्टे ने, हेंगल ने। तो यहाँ पर मानवशास्त्रियों ने भी मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विलियम वुंट ने, लेजारस ने, स्टीनेंथेल ने मानवशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर यहाँ पर जो भी किया है, इन्होंने अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर देखिए एक जो बोल्ड लाइन में लिखी है, इसका कार्य उन नियमों की खोज करना है जो, यानी मनोविज्ञान है जो है वह, इसका कार्य उन नियमों की खोज करना है जो सारे लोगों को एक साथ रहने और साथ साथ काम करने में क्रियाशील रहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, किम्बाल यंग 1960 में समाज मनोविज्ञान की आधुनिक प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है किम्बाल ने। तो पहला क्या हमारा, अध्ययन पद्धति में परिवर्तन। दूसरा है विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन। तीसरा है सीखने के सिद्धांत का महत्व। चौथा है सांस्कृतिक मानवशास्त्र का बढ़ता हुआ प्रभाव। पाँचवा है उपचारात्मक एवं प्रयोगात्मक प्रभाव। छठवां है अंतःक्रिया कार्य एवं स्थिति के प्रत्ययों की बढ़ती हुई मान्यता। और फिर उसके आगे यहाँ पर गुस्टाव लेनबान के द्वारा यहाँ पर दिया गया है जो भी परिभाषा, पढ़िएगा जरूर। फिर लास्ट में हमें हेडिंग डालना है सामाजिक मनोविज्ञान का उद्भव, फिर उसके बारे में लिखना है। और दूसरा प्रश्न हमारा आता है, समाज मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दीर्घ का। समाज मनोविज्ञान, या तो फिर समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या तो समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। या तो समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो इन चारों प्रश्नों, यानी इन 4 टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं दीर्घ के। यहाँ पर हेडिंग आपको समाज मनोविज्ञान का पहले अर्थ डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है,
विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार समाज मनोविज्ञान का अर्थ देना है। किम्बाल यंग के अनुसार, F.H. आलपोर्ट के अनुसार दिया गया है। किलनबर्ग के अनुसार, रास के अनुसार, ब्राउन के अनुसार, श्रीमती शेरिफ के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर समाज मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा दिया गया है। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रगति, फिर हेडिंग डालना है, उसके बाद यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर लास्ट में यहाँ पर विज्ञान क्या है। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है विज्ञान क्या है। तो सामान्य रूप से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अथवा जीव विज्ञान आदि विषयों को विज्ञान माना जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। परंतु यह धारणा क्या है, गलत है। वास्तव में कोई भी अध्ययन क्षेत्र, विषय, सामग्री के आधार पर विज्ञान वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है, उत्तर यदि हम पूरा बताएंगे तो यहाँ पर जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियाँ भी दिया गया है, इसको भी पढ़िएगा। इसका PDF हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में, समाज मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, हेडिंग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है, समाज व्यवहार में प्रायोगिक विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए, या फिर समाज व्यवहार की प्रायोगिक विधि के स्वरूप का वर्णन कीजिए तथा उसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, सामाजिक व्यवहार अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। तो 3 प्रश्न है, 3 टाइप के, तीनों प्रश्न का उत्तर सेम रहेगा। और यहाँ पर प्रयोग विधि डालना है, फिर उसका बारे में लिखना है, फिर उसके बारे में बहुत सारा लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रयोग विधि के सोपान लिखना है। टाउन ने दिया गया है। किसी समस्या का उत्पन्न होना, उपकल्पना का निर्माण, बहुत सारे हेडिंग आते हैं। स्वतंत्र तथा आश्रित चरों को अलग करना, स्वतंत्र तथा आश्रित चर के बारे में पढ़िएगा जरूर। चरों का नियंत्रण, प्रयोग द्वारा प्राप्त फल का विश्लेषण, उपकल्पना की जांच करना, प्रयोग विधि के यहाँ पर गुण दिया गया है, देख सकते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न से पहले हम प्रयोग विधि के दोष भी लिखना होता है। प्रयोगशाला का कृत्रिम वातावरण होना चाहिए, पात्र की रुचियों को नियंत्रित करना होता है, पात्रों के सहयोग की समस्या होती है। चौथा प्रश्न है, समाज व्यवहार की अवलोकन विधि तथा उसके गुण दोषों सहित वर्णन कीजिए, या फिर समाज की निरीक्षण विधि के स्वरूप एवं उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए, या फिर सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की निरीक्षण विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर निरीक्षण विधि, स्वरूप एवं उपयोगिता का मूल्यांकन, निरीक्षण विधि की स्वरूप एवं उपयोगिता का मूल्यांकन। सबसे पहले निरीक्षण विधि डालेंगे यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ी सी समाज मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका परिभाषा लिखेंगे, जितना आप उससे हो सके उतना परिभाषा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे हेडिंग डालेंगे निरीक्षण विधि के तत्व। तो निरीक्षण विधि के तत्व में पहला तत्व आता है हमारा व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन। दूसरा है निरीक्षित व्यवहार को नोट करना। तीसरा है निरीक्षण व्यवहार की व्याख्या तथा विश्लेषण। चौथा है सामान्यीकरण। फिर यहाँ पर निरीक्षण विधि के गुण, तो यहाँ पहला गुण क्या है निरीक्षण विधि का, पर्याप्त वस्तुनिष्ठता होती है इसमें। दूसरा गुण क्या है हमारा, एक व्यापक पद्धति, यह एक व्यापक पद्धति है। तीसरा है स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन होता है। फिर निरीक्षण विधि के दोष यहाँ पर दिया गया है। पहला है व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव। दूसरा है पक्षपात की आशंका। फिर तीसरा यहाँ पर दिया गया है। चौथा यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद 8वां वहाँ पर हेडिंग दिया गया है, पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अभ्यास की कमी। नीचे हमारा क्वेश्चन दिया है, साक्षात्कार विधि से आप क्या समझते हैं, उसकी सीमाओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। सबसे पहले साक्षात्कार विधि का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पर दे सकते हैं, हम PDF दे देंगे। फिर उसके बाद साक्षात्कार विधि डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अर्थ एवं परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। फिर यानी कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी परिभाषा लिखेंगे। फिर साक्षात्कार विधि की सीमाएं डालेंगे। इन हेडिंग को तैयार करिए और हेडिंग के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। साक्षात्कार विधि का महत्व बताइए,
आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं, इसके गुण एवं दोष को बताइए। व्यक्तिगत इतिहास विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न नहीं आता एग्जाम में उतना, बट ये पहला वाला प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दोनों टाइप से हैं, तो दोनों टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बट पहला वाला 100% चांस है कि यही प्रश्न आएगा। सबसे पहले प्रश्नावली विधि हेडिंग डालेंगे, फिर प्रश्नावली विधि के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। फिर यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी लुंडबर्ग के अनुसार, गुण-ताहट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। फिर प्रश्नावली विधि के प्रकार, तो पहला प्रकार क्या है, अति प्रतिबंधित प्रश्नावली। फिर दूसरा क्या है, प्रतिबंधित प्रश्नावली। पहला है अति प्रतिबंधित प्रश्नावली, दूसरा है प्रतिबंधित प्रश्नावली, तीसरा है चित्र प्रश्नावली। ये 3 प्रश्नावली होते हैं। प्रश्नावली विधि के निर्माण में सावधानियां यहाँ पर, यानी प्रश्नावली विधि को निर्माण करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली विधि के लाभ, प्रश्नावली विधि के दोष दिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का अर्थ बताइए। दूसरे व्यक्तियों की छाप का निर्माण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के ढंग बताइए। फिर या अथवा व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। व्यक्ति प्रत्यक्षण के आवाचिक संकेतों की भूमिका विवेचना कीजिए। तो 3 तरह के प्रश्न यहाँ पर दे सकते हैं आप। तीनों जो प्रश्न है अलग अलग तरीके से पूछे हैं, इसका आंसर भी सेम है। आप एक तैयार करेंगे तो तीनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर फिर हेडिंग डालेंगे, लिखने के बाद दूसरे व्यक्तियों की छाप का निर्माण भी हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में कुछ लिखा गया है, इस तरह से बना लेंगे। बाकी हम PDF आपको दे देंगे, ये उसी का आंसर है। फिर उसके बाद व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के ढंग के बारे में लिखेंगे। फिर पॉइंट में लिखेंगे कुछ, यहाँ पर दे सकते हैं। इसका PDF हम आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक थोड़ा सा लिखना है। तो पहला कारक हमारा क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति। दूसरा है प्रत्यक्षीकरणकर्ता की क्षमता। तीसरा है समाज में अन्य व्यक्तियों की विशेषताएं। चौथा है व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। पांचवा क्या है, विभिन्न आवश्यकताएं। छठवां है सामाजिक सहमति। यह प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं हैं की हेडिंग है। मूल व्यवस्था। आठवां है संरचनात्मक कारक। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के स्वरूप के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। या तो केंद्रीय गुणों का गुणरोपण व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में कीजिए, या फिर जोन्स तथा डेविस केली के गुणारोपण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको केंद्रीय गुणों का गुणारोपण के बारे में लिखना है। फिर विभिन्न वैज्ञानिकों ने यहाँ पर दिया गया है, उनके अनुसार उनका मत बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर गुणारोपण का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हमारा है जोन्स तथा डेविस केली का तुलनात्मक अनुमान का सिद्धांत। फिर यहाँ पर दूसरा आता है हमारा कार्यात्मक गुणारोपण। फिर तीसरा आता है यहाँ पर हमारा सुरक्षात्मक गुणारोपण। फिर चौथा आता है यहाँ पर स्वगुणारोपण। इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और नेक्स्ट, स्टीम बिलकुंड ने अपने अध्ययन में यहाँ पर कुछ कहा है, इसको देखिएगा आप। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संज्ञान के तत्वों की व्याख्या कीजिए, या समीकामा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो BA 3rd सेमेस्टर मनोविज्ञान वाले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें।